यहाँ जो है ना हमारे लोग का जो मंथली होता है, कभी 1,000 आ गया, कभी 2,000 आ गया घर पे। इतना स्थिति आर्थिक स्थिति चरमराया रहता है। उस टाइप के स्टूडेंट यहाँ पर जान आते हैं। मेरे पिताजी एक मजदूरी करते हैं, तो लगभग मंथली 10,000 उनका इनकम है। तो 10,000 में ही आपको यहाँ खर्चा भी चलाना है। हमारे पास लड़ने का एक ही हथियार है, सिर्फ लूसेंट किताब। हमारी एक वैकेंसी बिहार एसएससी आई थी, 2014-13 में आई है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हमारे सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं सब कुछ आप लोग का बात मान लिए हैं। अरे आप बिहार का पहले बिहार एसएससी क्लियर करवाइए। क्या आप बताएं सरकार को कि आप सिर्फ करते हैं मन की बात, हम लोग घर में खाते हैं माँ बाप का लात। कम से कम हम लोगों पे भी ध्यान दीजिए। और जो प्रोटेस्ट हो रही है, फिजिकल प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रही है। इलाहाबाद में जैसी घटना हुई थी, उससे डर के वो बोलते हैं कि थोड़ा सा पीछे हट के रहो, क्या है कि हो सकता है कि मार दे कल गवर्नमेंट। गंगा जी में कसम खा के आए हैं, भाजपा को पूरे लाइफ वोट नहीं देंगे। सिंपल बात है, बीजेपी का नारा ही रहा पकौड़ा तलिए, और उनका बेटा जो है अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेंगे, हम पकौड़ा तलेंगे। सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। हम सरकार से भी बोलना चाहते हैं, ये आप ही का बच्चे है, इस पर लाठीचार्ज ये बर्बरतापूर्ण ना करे। जैसे इलाहाबाद में और पटना में हुआ, ये दमनकारी नीति न अपनाए। हम आपके बच्चे नहीं है क्या? मोदी जी, आपका 56 इंच का सीना हो सकता है, लेकिन दाल भात चोखा खा करके इस सीना को भी बहुत मजबूत कर लिए हैं। आपके प्रशासन के द्वारा पीतल का गोली इस सीना को पार नहीं कर। चलिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लाइब्रेरी खुला हुआ है। दरअसल ये लाइब्रेरी ये पटना के हम लोग बाजार समिति इलाके में है, और यहाँ का एक लॉज है। ये 4-5 मंजिल का लॉज है, जिसमें 35-40 कमरे हैं, जिसमें ढेर सारे लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते रहते हैं। इस इलाके में आप जो अगल बगल सारी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, सारे लॉज ही हैं यहाँ पे, सारे लॉज ही हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं। और ये सारे लोग जो है जो सरकारी भर्तियाँ निकलती हैं, रेलवे, एसएससी, इनकी तैयारियां करते हैं। तो हम इस लॉज में चलेंगे, यहाँ पे हमारे कुछ साथी जो है हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे रहते हैं किस तरीके से, परिवार की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, इस तरह से मतलब उनके रहन सहन का क्या सिस्टम है। और जो अभी विवाद चल रहे हैं काफ़ी सारे, जो भर्तियों में लेट लतीफ़ी को लेके जो अनियमितताएं हो रही हैं उनको लेके, उसके बारे में इन लोगों का क्या कहना है। तो हम लोग इनसे बात करते हैं और देखते हैं। ये हम लोग ऊपर चल रहे हैं, ये 4था फ्लोर है, और यहाँ पर हमारे कुछ साथी जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं। नीरज जी हैं हमारे साथ में, और इनके जो दोस्त हैं, मित्र लोग हैं, वो सारे लोग हैं। और ये लोग, आप सब लोग रेलवे की तैयारी करते हैं? यस सर, रेलवे एसएससी का तैयारी करते हैं। अच्छा, रेलवे एसएससी की तैयारी। तो इस एरिया में जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, अधिकतर वो बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। तो ये इस एरिया में बिहार और झारखंड के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आने वाले हैं। ये जो मैक्सिमम इलाका है, ये जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो गरीबी तबके से बिलोंग करते हैं, जिनका आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमराया हुआ है, तो उससे रिलेटेड स्टूडेंट रहते हैं। इससे अलग इलाका जाइएगा ना, तो वो थोड़ा सा होता है क्या, महंगा कॉस्टली पड़ता है, तो उधर नहीं रहते हैं। यहाँ जो है ना हमारे लोग का जो मंथली होता है, कभी 1,000 आ गया, कभी 2,000 आ गया घर पे। इतना स्थिति आर्थिक स्थिति चरमराया रहता है। उस टाइप के स्टूडेंट यहाँ पर जान आते हैं मैक्सिमम। रेलवे का जहाँ तक बात है, रेलवे का जैसे ग्रुप डी का, या आप सब लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, तो उस टाइप का स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं। किसी तरह हमारा ऐसा नहीं हो कि हमारा अंबानी बनने या कुछ बनने का सपना रहता। हमारा रहता है क्या, गरीबी तबके से जो उभरे हुए, थोड़ा सा बेहतर गवर्नमेंट जॉब हो जाए, थोड़ा सा बेहतर ज़िंदगी हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं रहता। नहीं, तो ये जो सवाल उठता है, जैसे आपने कहा कि हमारा अंबानी बनने का मतलब नहीं था, तो मतलब क्यों आखिर गवर्नमेंट जॉब, जो सरकारी नौकरी के पीछे ही युवा लगातार भागते रहते हैं? कि ये आर्गूमेंट भी दिया जाता है कि सारे लोगों को तो भाई सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, तो फिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग तैयारी? इसका सबसे मेन बड़ा रीज़न है, हम जिस तबके से आते हैं। जैसे हम ग्रामीण इलाके से आते हैं, और करने वाले हैं आप? मधेपुरा से रहने वाले हैं। अच्छा, हम जो है ना, मजदूर किसान बोलते हैं ना, उनके बेटे हैं। तो हमारा स्थिति जो होता है, नहीं हम बिजनेस करने के लायक रहते हैं। यदि हम कुछ करेंगे, जैसे अभी कुछ ज़मीन था, उसको बेच के पढ़ाने के में काम किया गया। अब जैसे है कि हम बिजनेस करने के लिए, उसके लिए आर्थिक थोड़ा सा संपन्न होना पड़ेगा, तो वो चीज़ नहीं है। और यहाँ पर बिहार का जहाँ तक बात है कि जैसे
बिजनेस करने के बाद ऐसा यहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं है, नहीं वैसा माहौल है कि आप बिजनेस भी कर पाएँ। तो सबसे बड़ा बात है, पहले हम अपना आर्थिक स्थिति थोड़ा सा, रहने का, जीवन जीने का तरीका जो है थोड़ा बेहतर करने के लिए हम गवर्नमेंट जॉब में आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पोस्ट भी चाहते हैं। नहीं, तो जैसे सरकार की ओर से ये भी कही जाती है, कई सारी स्कीम भी चलाई जाती है, मुद्रा कल्याण, लोन वगैरह दिया जाता है स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप इंडिया करके एक स्कीम भी आई थी। तो इन सब सारी स्कीम्स के जरिए जैसे जो है नई स्कीम्स आती हैं जो सरकार वगैरह की, एक मिनट सबसे बात करते हैं थोड़ा, तो जैसे जो सरकार की स्कीम वगैरह आती हैं तो उनमें जो है ट्राई करते हैं, कभी आप लोग कोशिश की? नहीं, हम तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। नहीं, जैसे हम लोग का है कि पहले से हम लोग ने सोच रखा था कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। अच्छा। क्योंकि उस तरह से शिक्षा मिला ही नहीं जो कुछ मतलब कि उद्योग के बारे में सोच सके कि हमें उद्योग लगाना है या फिर कुछ अपना खोलना है। तो हम लोग ने पहले से सोच रखा था। जब ग्रेजुएशन हम लोग ने किया तो मैंने किया पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा, कहाँ से ग्रेजुएशन किया आपने? मैंने औरंगाबाद से किया है, सीना अच्छा। कॉलेज से। रहने वाले कहाँ के हैं आप? औरंगाबाद के रहने वाले हैं। औरंगाबाद के रहने जी। वाले हैं। तो क्या मतलब कैसे ये तय होता है कि लड़का पटना पढ़ने जाएगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा? शुरू से ही रहता है या घर वालों का प्रेशर होता है अपने से? घर वाले का रहता है कुछ, लेकिन कुछ जैसे हम लोग का माहौल एक ग्रामीण इलाका में है कि आपके पास उतना पैसा है नहीं। जैसे मेरे पिताजी एक मजदूरी करते हैं, तो लगभग मंथली 10,000 उनका इनकम है। तो 10,000 में ही आपको यहाँ खर्चा भी चलाना है, घर पे भी देखना है। तो उस तरह से हम लोग ना एक बड़ा अच्छा कोर्स कर सके, तो मतलब कम पैसा में हम लोग देखें कि एक यही तैयारी कर सकते हैं हम लोग जनरल कंपटीशन का। कोई भी एक जॉब छोटा मोटा मिल जाए तो वही हम लोग के लिए ड्रीम लाइफ है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इतने पैसे में गुजारा करना होता है, कितना खर्चा आ जाता है यहाँ पे आप लोगों का? करीब पटना 3200 रुपया रूम रेंट है, तो 2 लोग रहते हैं इसमें। अच्छा। तो 1600 मतलब रूम रेंट हो गया। उसके बाद लाइब्रेरी चार्ज हो गया आपका 300 रुपया मंथली, तो 16 3 1900 रुपया हो गया। और उसके बाद लगभग 5,000 रुपया लगभग लग जाता है यहाँ। 5,000 रुपये लग जाता है एक लड़के का खर्चा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। दिनेश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, औरंगाबाद। अभी औरंगाबाद के रहने जी वाले? जी आप दोनों का ही कमरा है, आप दोनों ही रहते हैं? जी। अच्छा, ये इतना बड़ा कमरा जो है कितना रेंट है इसका? इसका 3200 रेंट। 32 रेंट, बिजली बिल वगैरह सब मिला के? जी जी, सब मिला के। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको? केवल कमरा मिलता है यहाँ या सिर्फ कुछ? कैमरा मिलता है और कुछ नहीं ये मिलता। सब फर्नीचर वगैरह और ये हाँ, इसका हाँ पंखा मिला है और अच्छा। लाइट बल्ब अपना है और ये बेड मिला है, बस और कुछ नहीं। तो जैसे आप लोग औरंगाबाद से आते हैं, फिर कैसे क्या प्रोसेस होता है कमरा खोजने का? कैसे आप लोगों को पता चलता है कहाँ कमरा खाली है? दोस्तों से संपर्क करते हैं, परिचित से, या फिर अपने से ही खोजते हैं? नहीं, जैसे जो पहले से ही आता है, जो नया नया बच्चा आता है, तो ऐसा तो मैंने लगभग सभी के साथ होता है। कोई न कोई रिलेटिव जो है वो यहाँ तैयारी ऑलरेडी पहले से यहाँ मौजूद रहते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से ही धीरे धीरे पता लगा करके हम लोग कमरा खोजने काम करते हैं और आते हैं। तो फिर कोई मिल गया रिलेटिव, उसी ढूंढे। अभी हमारे दोस्त रहते थे इसी फ्लोर में ऊपर, तो उन्हीं के कॉल किए, उन्हीं के साथ में आए, तो फिर रूम मिला, तो हम लोग इसमें एडजस्ट हुए। और हम लोग लॉकडाउन से पहले भी रहते थे यहाँ पटना में, वो कहीं और रहते थे उधर, तो उस लॉकडाउन के मुसल्लापुर हाट में रहते थे, तो लॉकडाउन के बाद इधर आए हैं। और जिस जनरल कंपटीशन में आने का सवाल है जहाँ तक, तो ऐसा जितना भी यहाँ जो भी बच्चा है दिख रहा है आपको, सब मैंने एकदम मिडिल से भी बिलो फैमिली से है, सब कोई उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ताकि अब हम एक किसान का बाल बच्चा, तो हम क्या करेंगे? खेत भी नहीं उतना, नहीं कोई अच्छा बिजनेस है जो कर सकते हैं। तो एक हम लोग के लिए एक यही एक सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम कुछ ऊपर उठ सकते हैं। और भी बाकी इसमें जो भी सबसे ज़्यादा दोस्त तो गवर्नमेंट की है ना, हम लोग के साथ वैसे कोई पॉलिसी बनाई ना कुछ की जिसके वजह से हम लोग कुछ और कर सके। और इसी वजह से हम लोग जनरल कंपटीशन में आए हैं। और बाकी सब जो भी है वो तो देख ही रहे हैं अब किस तरह से हम लोग जिंदगी यहाँ जी रहे हैं। तो नहीं, जैसे आप लोग कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, फिर देखते हैं कि भर्तियां सालों साल लटकी रहती हैं, एक भर्ती आती है फिर जो है, तो मतलब इसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि जो लड़के आते हैं, जैसे हर साल नए लड़के आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है, लेकिन भर्तियां तो लगातार लटकी हुई हैं, तो फिर आप लोग अपने जूनियर्स को या जो आपके छोटे भाई वगैरह हैं उनको बताते नहीं है कि मतलब आप और भी दूसरी चीज़ें देख सकते हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकें या गाइड कर सकें? यहाँ कोई वैसा ऑप्शन नहीं है, इसके सिवाय ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ ना इंडस्ट्री है, ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कोई चीज़ में, कुछ भी वैसा है ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। हमारे पास लड़ने का एक ही हथियार है, सिर्फ लूसेंट किताब। लूसेंट किताब लेके आइए, रटिए और उसके बाद लीजिए, उसके सिवाय कुछ नहीं है। या फिर हल चलाइए, 2 चीज़ है। और सरकार
वैकेंसी निकालते हैं। आपको बीजेपी के बारे में पता ही है, बीजेपी सरकार अभी जो कि प्राइवेटाइजेशन सारी चीज़ कर रही है, सारी चीज़ रेलवे बेच रही है, सब कुछ बेच रही है, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, सारे कुछ बेच रहे हैं। उनको चाहिए, महंगाई देखिए कितना बढ़ रही है, 20 गुना 50 गुना महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वेतन देने के लिए प्राइवेट कर रही है ताकि 5,000 में हमको मिले। अब 5,000 में 10,000 में काम करवाना चाह रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। कैसे हो सकता है दोनों चीज़ एक साथ? बताइए। मोदी जी से हम सवाल करना चाहते हैं कि कैसे दोनों चीज़ एक साथ आप कर सकते हैं? महंगाई, हम जब यहाँ आए थे 60 रुपये 70 रुपये 100 रुपये तक तेल लिए थे, आज 200 रुपये है। कब आए थे आप? अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट से आए हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट की उसके बाद हम लोग कंपटीशन में आए जनरल में। हमारे भैया पहले रहते थे, उन्हीं के साथ हम आ गए थे, इसीलिए ऐसे सब लोग ग्रेजुएशन के लगभग में आते हैं यहाँ पे तैयारी करने के लिए जी। अब तक जैसे आप बता रहे हैं कितने साल हो गए आपको? हमारे लगभग यहाँ पे इंटर हम 15 में दिए, इधर 6 साल हो गए हैं। 6 साल। तो 6 साल में आपने कितनी परीक्षाएं दी थी? 6 साल में हमने तो MTS का SSC का दिए हैं, एक रेलवे ग्रुप डी दिए जिसमें नॉर्मलाइज के वजह से 47 नंबर वाले ज्वाइन भी किए हैं, 60 नंबर वाले बैठे हुए भी हैं। ये तो नॉर्मलाइजेशन से तो पता ही नहीं चलता है क्या फंडा इनका है कि किसी का उड़ा दे रहा है, किसी का बैठा दे रहा है, वैसी से कम कर रहा है, कौन ज्वाइन कर रहा है, किस्मत का भी खेल हो जा रहा है। मोदी सरकार में कुछ क्लियर ही नहीं है, क्या करना चाह रही है, नहीं देना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, लटका के रखती है। हमारे एक वैकेंसी बिहार SSC आई थी 2014-13 में आई है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हमारे सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं सब कुछ आप लोग का बात मान लिए हैं। अरे आप बिहार का पहले बिहार SSC क्लियर करवाइए। आप सोचिए कितने सरकार बदल गई है, कितने लड़के का उम्र खत्म हो गई है। अब बताइए, उसके बाद भी आप क्लियर नहीं हुआ बिहार SSC। इसके बाद अब क्या हुआ है, बिहार SSC के बारे में फैक्ट बताते हैं। यहाँ तक आ गया, काउंसलिंग तक आ गई है मामला, कोर्ट से लड़ते लड़ते। अब क्या क्या नया अड़ंगा लटकाई है कि आपका जो डोमिसाइल चाहिए, आपका जो डोमिसाइल चाहिए 2014 का होनी चाहिए। अच्छा, अब बताइए कौन लड़का फॉर्म भरते डोमिसाइल बना के रखता है 2014 के लिए? आज आप ज्वाइन करवा रहे थे, आज का डोमिसाइल मांगिए, आज का आप OBC मांगिए, 2014 का मांग रहा है। इस मामला अभी कोर्ट जा चुका है, अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी ज्वाइन करवाने का समय किस चीज की भर्ती थी? SSC 2013 वाली, 2013। आपको याद होगी पटना में लाठिया खाई थी, 13-14 की वैकेंसी है, 14 की तो लाठिया खाई थी। उसके बाद एग्जाम लिया था, उसके बाद दूसरा एग्जाम लिया, रिजल्ट दिया। उसके बाद अभी जब ये मामला है, रिजल्ट आया, काउंसलिंग हो रहा है, काउंसलिंग हो चुका है। लेकिन अब नया अड़ंगा क्या लगाया कि 2014 का चाहिए डोमिसाइल। अच्छा, ये क्या मामला है? अब बताइए, 2014 का डोमिसाइल कौन बना के रखा है? 2014 के बाद कितने रूम हुए, लॉकडाउन हुए, आदमी बाहर से कहाँ से कहाँ चले गए, परिस्थिति के अनुसार कहाँ से कहाँ आदमी हो जाता है, और इनको डोमिसाइल 2014 का चाहिए। अब बताइए, पॉलिसी जो है अपने अनुसार बनाते हैं। अच्छा, पॉलिसी सरकार की जो है वो अधिकारी लोग बैठते हैं और अपने अनुसार पॉलिसी तय करते हैं। अच्छा। ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनसे उन लोग को कोई मतलब नहीं है। यहाँ लड़का क्रिटेरिया वो तय करते हैं कि ग्रेजुएशन करके लड़का और फॉर्म फिलअप कर रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले वो क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन के बाद कितने दिन के बाद उसको जॉब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं देखते। टाइमिंग से उनका कोई मतलब नहीं है। हम लोग 19 तो में जैसे 2014 की भर्ती आई थी, तो सचिवालय वाली भर्ती वो जो SSC की होती है वही भर्ती होती है। 2014 की बहाली की जब बात रहे तो उस समय हम लोग का एज 18 साल नहीं पूरा था, जिसकी वजह से हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। लेकिन आज मेरा उम्र जो है, आप जोड़ लीजिए, 14 से 7 साल 8 साल हो गया इधर, तो 8 साल हो गया, अभी तक हम कोई उसका फॉर्म, बिहार सरकार का कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया। बाद से कोई भर्ती भी नहीं आई है? भर्ती नहीं आया है, मैं कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया हूँ अभी तक। हम लोग 19 में इंटर किए थे। तो जब NTPC की फॉर्म आई थी तो हम लोग इंटर लेवल पे भरे थे, बट अब 22 हो चुका है, हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी हम भरते, फॉर्म फिलअप करते तो ग्रेजुएशन में भरते, और जो ग्रेजुएशन कट ऑफ बहुत कम गई है और एंट्री कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो सरकार जो इतना डिले की है NTPC में, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर आप इतनी जल्दी प्रोसेस करवाते हैं तो शायद अगर ज्वाइनिंग भी अब तक हो चुकी होती, 5 साल में आप ज्वाइनिंग के बाद। आप ये कहने का मतलब है कि 3 साल तक भर्ती अटकी रही, इतने में आप ग्रेजुएट हो गए, लेकिन जो है आप चूंकि उस समय आपने उसी पे अप्लाई किया था 10+2 पे, तो इस वजह से जो है साजिश है सर। क्यों साजिश कर रहे हैं? सर हम बता रहे हैं, जैसे जो रेलवे में जो वैकेंसी जो लेट लतीफा है, ये सर सरकार का एक सोची समझी साजिश है, जिसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे रेलवे में 19 में वैकेंसी निकाली, तो फॉर्म जो फिलअप हुआ तो ग्रुप डी में फिलअप हुआ 1,15,00,000 जो बच्चे फिलअप किए। तो अब इतना दिन लटका दिए और इसको इतना लेट लतीफ़ा कर देंगे, इतना कर देंगे ताकि आने वाला दिन में हम ही किसी को नहीं सजेस्ट करेंगे कि तू रेलवे में फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि इसमें अब भरोगे फिर भी नहीं जॉब मिलेगा। तो जब नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो जाएंगे तो इनको प्राइवेटाइजेशन करने में आसान होगा, विरोध कम लोग करेगा। ऐसे है कि अभी विरोध होगा तो 1,15,00,000 लोग विरोध करेंगे कि नहीं नहीं ऐसे इसको होना चाहिए, इसको सरकारी रहने दो। इसी कम होते होते यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे
तो उनको प्राइवेटाइजेशन करने में आसान होगा, यही उनका मंशा है। और यही लेकर के वो जानबूझ के लतीफ़ा करते हैं, क्योंकि एक वैकेंसी 18 में निकाले थे और 19 में 1 साल में कंप्लीट करा दिए थे। यदि चाहे तो 1 साल में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन वो जानबूझ करके नहीं करना चाहते ताकि इतना ना इसको झुरा दे। यही सर, यही उनका मंशा है। यही उनकी तरफ से जैसे ये तर्क दिया जाता है कि एक तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है, 1-1 करोड़ लोगों ने, दोनों में 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि 2 साल लगातार कोरोना आ गया 2020 में 2021 में, तो इस वजह से जो है लेट लतीफ़ी नहीं सर, कोरोना का जहाँ तक बात रहा तो पिछले साल तो 2021 में तो हुआ, एनटीपीसी का तो एग्ज़ाम हुआ, तो उसका आंसर की जब डिजिटल है और ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका आंसर की जारी करने में तो 6 महीने नहीं लगना चाहिए, उसका रिजल्ट जारी करने में 6 महीने लगना चाहिए। हम लोग एक नॉर्मल सा टेक्स्ट बुक या ग्रेडअप पे सेट मारते हैं तो वहाँ पे एक पूरा डिटेल दे दिया जाता है कि आपका कितना रैंक है, आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया, गलत किया, उसमें आपका वेटेज कितना है, परसेंटाइल कितना है, मतलब तुरंत दे दिया जाता है 2 सेकंड के अंदर में। और ये एक ऐसा ऐप नहीं मतलब बना सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते हैं जो तुरंत इनका एग्ज़ाम 2 या 4 दिन में दे दिया जाए, जबकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ये जो है ना, आप जो बोल रहे हैं कि इसे इतना कोरोना आ गया इसके कारण लेट हुआ, डिले हुआ, हम आपको बता रहे ये नोटिफिकेशन 2018 में आया था, फॉर्म फिलअप का फरवरी में हो गया था, जिसको 1 महीना शिफ्ट किया गया था। एग्ज़ाम लेने का था जुलाई अगस्त में, एग्ज़ाम लेने का था 2019 में ही था। यदि नियत सरकार गवर्नमेंट की साफ रहती, जॉब देने का मनसा रहता, तो आप सोच सकते हैं कि 19 में ही इसका जॉब का प्रक्रिया पूरा हो जाता लास्ट तक में, लेकिन नियत नहीं थी। एक कोरोना एक बहाना है। यदि आप सोचिएगा कोरोना का फर्स्ट लॉकडाउन 22 में लगा था, 22 मार्च को लगा था, याद है। उस टाइम से लेके इससे पहले ही प्रक्रिया, उस टाइम से लेके फिर से लॉकडाउन हटा, उस टाइम में क्लियर करा सकते थे, लेकिन उस टाइम में क्या किया गवर्नमेंट ने, 8 अप्रैल को एग्ज़ाम रोक दिया गया एनटीपीसी का। हम लोग उसके लिए भी, एग्ज़ाम कराने के लिए भी ट्वीट किए थे 1 सितंबर और 5 सितंबर को, लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट किए थे, तब दिया था एग्ज़ाम का डेट। इसके बाद 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ 2020 में, वो 8 अप्रैल तक एग्ज़ाम चला। 4 दिन और एग्ज़ाम करा लेते क्लियर हो जाता, उसको नहीं किया, उसको रोक दिया। और CHSL का एग्ज़ाम 13 से स्टार्ट कर दिया। अब वो एग्ज़ाम 4 दिन के ये बहाना करके कोरोना के, तो वो 2-3 महीना और शिफ्ट कर दिया। अब हो गया जुलाई में एग्ज़ाम हुआ, जुलाई में वो 4 दिन एग्ज़ाम करवाए, इसके बाद रिजल्ट देने में उसे प्रक्रिया कर दिया, अगस्त में दिया गया। आंसर की के लिए भी हम लोग ट्विटर कैंपेन किए, तब आंसर की दिया। रिजल्ट हर एक स्टेप के लिए आप लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा था। अभी जो रिजल्ट देने के बाद आया, अभी का बात बता रहा हूँ, हम लोग जो है 18 ये क्या कहते हैं जनवरी, उस रोज़ हम लोग 10 मिलियन ट्वीट किए थे कि गवर्नमेंट को रिवाइज रिजल्ट देने के लिए 20 गुना की बात किए थे। इसके बाद उसमें भी नहीं सुना। इसके बाद 21 को किए थे ये स्टूडेंट सेफ योर लाइफ करके, वो ट्वीट किए थे, उसमें भी नहीं सुना। उस टाइम में भी यदि गवर्नमेंट हम लोग के ट्वीट डिलीट किया जाता था, लगभग पर आवर 27,000 से ज़्यादा ट्वीट होता था, लेकिन डिलीट कर दिया था, तो हम टॉप ट्रेंड में नहीं थे। यदि सुशील मोदी का जहाँ तक बात कर रहे हैं, हम सुशील मोदी से पूछना चाह रहे हैं, बिहार का एक डिले वैकेंसी ही है। इसके अलावा आप जो बोल रहे हैं कि हम बात कर लिए, लिखित तौर पर अभी भी कुछ नहीं हुआ। आप 10 मिलियन ट्वीट किए थे, तभी तो आप बात कर सकते थे, क्यों नहीं किए? आपके ही बच्चे थे। आप देखे स्थिति हमसे काबू नहीं हो पा रहा है। हम जब राजेंद्र नगर टर्मिनल पर गए थे, उस टाइम में ज़्यादा बच्चे नहीं थे, हम लोग का मनसा बिल्कुल नहीं था फिजिकल प्रोटेस्ट हो। उस टाइम में गए थे, उस टाइम में क्या हुआ था, उसी टाइम में नोटिफिकेशन आ गया ग्रुप डी का, जिसमें CBT 2 लागू कर दे, ये कहीं नहीं था। जबकि 19 का नोटिफिकेशन में ग्रुप डी का जो वैकेंसी आई थी, उसमें ये नहीं था कि हम CBT 2 लेंगे। हाँ, और उसके बाद एग्जाम से 10-15 दिन पहले ये आती है कि हम CBT 2 भी लेंगे। ये मतलब RRB वाले सोचते, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 1 था, यानी एक परीक्षा थी रेलवे ग्रुप डी में, बाद में कह दिया है कि 2 परीक्षा होगी, जो पहला पास करेगा वो दूसरा भी वो अच्छा एक्सक्यूज किया दिया गया। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग कहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब ही क्यों, तो हम लोग समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं। हम लोग इससे ज़्यादा अभी सोच ही नहीं कुछ सकते हैं, जब तक कि हम लोग स्टेबल नहीं हो जाते हैं एक छोटा सा जॉब लेके। इसके बाद हम कुछ बेहतर सोच पाएंगे। तो उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे NTPC वाले लोग। हम लोग ग्रुप डी का स्टूडेंट था, वो लोग सोच रहे थे कि चलो अब वेट कर लेते हैं कुछ दिन तक।
उसके बाद 1 घंटा के बाद क्या आया, उन लोग प्रोटेस्ट करने चले गए एनटीपीसी वाले लोग। उसके बाद फिर एक आया नोटिफिकेशन की सीबीटी 2 लेंगे। उसके बाद अब ग्रुप डी वाले लोग चले गए। तब फिर जाके वहाँ फिर प्रशासन के द्वारा मतलब कि गोला दागा गया, ये वो मतलब बहुत तरीके की प्रताड़ित किया गया स्टूडेंट को। तब फिर ये लोग भी कुछ किए होंगे। तो वही हम कह रहे हैं इस सरकार से कि उतना तो लैला मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में, उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में जितना आज विद्यार्थी पिटा रहा है बीजेपी की सरकार में। तो सर आपसे नम्र निवेदन है कि हम लोगों पे भी ध्यान दीजिए। हम लोगों ही ने आपको दिल्ली में बैठाया है, और अगर इस तरह की रवैया रही तो हम लोग दिल्ली की कुर्सी से कितने साल से तैयारी कर रहे हैं हम 2018 से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 4 साल से आप जी तैयारी बिल्कुल, कर मेरा पहला फॉर्म ग्रुप डी ही है और आज तक अच्छा। क्लियर नहीं हुई है। आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे अभी जी, तक clear अब हमको तो डर लग रहा है कि आप तो पीटी किए हैं, मेंस किए हैं, अभी इंटरव्यू ना कर दीजिए। जी। तो जैसे 4 साल से आप यहाँ पे हैं और आप बता रहे हैं कि आप लोग लेट लतीफ़ी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, 2014 की भर्ती अटकी हुई है, सब है चीज़ें। तो आप लोग के घर वाले जो है मतलब नहीं बोलते हैं कि आप इतने दिन से वहाँ पे हो, तैयारी कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर क्या? जी, घर में तो बोलते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, लेकिन सर किसी भी तरह हम लोग झेल के आते हैं। इसके पहले आपने सर कोरोना का नाम लिया, तो मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना सिर्फ रेलवे के लिए ही है। इसके पहले तो मतलब जब कोरोना ख़त्म हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, तो बैंकिंग का, एसएससी का, ये सब का एग्ज़ाम हो रहा था। लेकिन सर मतलब रेलवे क्यों नहीं करा रही थी? तो ये तो सरकार की गलती है। ऊपर से मैं बताना चाहूँगा, मैं भी 2018 से ही तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा एज जो है वो 30-31 साल हो गया। मैं अंतिम स्टेज में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह से एक प्राइवेट जॉब, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, उसको छोड़ के मैं तैयारी करने के लिए आया अच्छा। हूँ। क्यों? क्योंकि हमको उधर स्कोप नहीं दिखा। हम सोचे कि इधर कर लेते हैं, लेकिन सरकार है कि डेली नया पॉलिसी ला रही है। आपने इसके पहले बिजनेस का भी सवाल पूछे, तो हम लोग का कंडीशन ऐसा है सर कि ना हम लोग बिजनेस कर सकते हैं और ना दूसरा चीज़ कर सकते हैं। हम लोग के पास बस लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि किसी भी तरह एक हम लोग के पास सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन सरकार स्टूडेंट के प्रति कोई सोचती ही नहीं है। डेली नया पॉलिसी लाती है, जब मन करता है वो अपने मन से डाल देती है। यही तो है। अब जैसे कि कहते हैं कि घर में आप लोगों को कुछ बोला नहीं जाता, तो हम क्या अब बताएं सरकार को कि आप सिर्फ करते हैं मन की बात, हम लोग घर में खाते हैं माँ बाप का लात। कम से कम हम लोगों पे भी ध्यान दीजिए। और जो प्रोटेस्ट हो रही है, फिजिकल प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रही है। 80-90 लाख जब ट्वीट होता है तो आप लोगों के कानों में आवाज़ नहीं जाती है। जब लड़का लोग प्रोटेस्ट करने जाता है फिजिकल, तो आप कहते हैं हिंसात्मक हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो उस समय आप लोग कहाँ गए होते हैं जिस समय 90 लाख ट्वीट जाता है? दिन रात आप लोग ट्वीट और फेसबुक पे खेलते रहते हैं। जब लड़का लोग ट्वीट करता है तो आप लोग को पता नहीं चलता है। तो ये आप घर वालों को जब पता चलता है कि जो है इसे दंगा हो रहा है, जी। पत्थर चल रहे हैं, ईंट चल रहे हैं, लड़के गिरफ्तार कर रहे हैं, पुलिस लाज में घुस के मार रही है, तो उस समय फिर घर वालों की तरफ से आपको फोन ऑन करके पूछते हैं कहाँ हो, क्या हाँ, आप लोग ये- तो नहीं समझ ये- तो नहीं नहीं मना नहीं, ये चीज़ आप जो बोले जिसे चलिए हम हम वापस गए। ये जो चीज़ बोले, बात ये है कि इस घर में ऐसा स्थिति रहता है मैक्सिमम फैमिली का, जो डी ग्रुप देने वाले होते हैं ना बच्चे, वो ज़्यादा अथी नहीं रहते, संपन्न नहीं रहते। उन बच्चे का जो रहता है कि हाँ प्रोटेस्ट में कर रहा है तो आधिकारिक, लेकिन वो बोलते हैं थोड़ा बच के, कि हो सकता है ये सरकार इस तरह है, इलाहाबाद में जैसी घटना हुई थी उससे डर के वो बोलते हैं कि थोड़ा सा पीछे हट के रहो, क्या कि हो सकता है कि मार दे कल गवर्नमेंट, तो हम कहाँ चिल्लाएंगे। जैसे अभी हम बता रहे पटना में यहाँ पे CGL का एग्ज़ाम था, Tier 2 का एग्ज़ाम था, उन बच्चे को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। तो उनको अब छुड़ाने वाले या 500 लड़कों पर जो FIR हुआ, तो वो भी एक सरकार का जो रवैया है, ये दमनात्मक रवैया अपना रहा है। ये चीज़ से डरते हैं घर वाले, बिल्कुल डरते हैं। ये बोलते हैं कि हो सकता है ऐसा नहीं होगा ना स्थिति, क्या कि हो सकता है कि प्रेशर पड़ता है तो सुसाइड करने का भी नौबत आता है। तो वो चीज़ होता है, तो बोलते हैं कि घर वाले कि या तो आओ या तो मजदूरी कर लो या कुछ कर लो ऐसे। तो जैसे आप लोग प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, NTPC वाले प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद तो आप लोग मतलब सरकार की ओर से, रेल मंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भी ये भी बताया कि जो सरकार छात्रों की आपत्तियां हैं
उसको जो है हमने हाँ उसको पे हम जो है काम कर रहे हैं और कमेटी भी बना दी है हम लोगों ने। इसमें एक चीज बन रहा है, सबसे बन रहा है इसमें जो है ना, सबसे मेन मुद्दा है रिवाइज रिजल्ट था। रिवाइज रिजल्ट था एक स्टूडेंट के एक बार काउंट करने का, रोल नंबर करना काउंट करने का। वो जो था ना, ये कमेटी बैठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट रिवाइज रिजल्ट दे देता और ग्रुप डी से CBT 2 हटा देता और वेटिंग लिस्ट 1.5 गुना जो होता है वेटिंग लिस्ट जारी करता, वेटिंग लिस्ट नहीं जारी, ये हटा दिया। ये सब करने का डायरेक्ट करता, हट जाता, जो कि ये एक टालने की प्रक्रिया है। ये यूपी चुनाव हो रहा है, मेन मुद्दा ये यहाँ पर फंसा हुआ है। यूपी चुनाव हो रहा है, वो तो इसलिए वो 4 मार्च तक खींच के ले गए, किसी यूपी चुनाव मुद्दा निपट जाए, इसके बाद हम अपने मनमानी के आधार पर दमनकारी नीति अपनाएंगे, हॉस्टल में घुस के मारेंगे। नीतीश कुमार जी से भी हम बोलना चाह रहे हैं, जिस तरह ये यहाँ तक बर्बरता अपनाया गया है वो कहीं तक सही नहीं है। इससे आने वाले दिन में 25 में चुनाव होना है ना, यहाँ पे हम गंगा जी में कसम खा के आए हैं, भाजपा को पूरे लाइफ वोट नहीं देंगे। अगर इस ये तरह जैसे आप क्या बता रहे थे कि चुनावी वादा है ये सब चुनावी वादा है। जब ये चुनाव में क्यों मुद्दा नहीं बन पाता, जो युवाओं के मुद्दे हैं, जैसे आपने बताया कि 8-8 साल भर्ती रुकी हुई है, ये सारे मुद्दे चुनाव के वजह से, पिछले साल चुनाव हुआ बिहार में, तो उसमें क्यों इस तरीके से जो युवा है वो अपने रोजगार को जो है मुद्दा बना के क्यों वोट नहीं डालता है? इतना लंबा फेंक ही देते हैं कि लगता है कि नहीं अब कुछ बेहतर होगा, अब कुछ बेहतर होगा। चुनाव उसके आता है बाद तो सरकार बोलते 19 लाख रोजगार देंगे। जैसे बिहार में चुनाव 2020 में था तो नीतीश कुमार तेजस्वी जी बोले 10 लाख देंगे, तो फिर बीजेपी वाला बोला 19 लाख। तो जब चुनाव आता है तो सरकार सब बोलते हैं कि अब आएंगे अगर मेरा सरकार बनता है तो आपको 19 लाख रोजगार देंगे। उसी में हम लोग अथी हो जाते, उसके भावना में वो रसगुल्ला जो देता है उसी में हम लोग फंस जाते हैं कि अब खिलाएगा या कब खिलाएगा, मतलब खिलाएगा, उसी के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। और बात रहा कोरोना का, तो कोरोना सिर्फ छात्र और स्टूडेंट के लिए ही है। जब नेता लोग चुनाव करवाते उस टाइम कोरोना नहीं रहता है। अब देखिए क्या होता है कि तेजस्वी आए 10 लाख नौकरी दिए, क्या कहते हैं नीतीश कुमार आए 21 लाख नौकरी दिए, सिर्फ मुंह से। ये सिर्फ कागजी है, मुंह से, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। क्या तो बिहार का स्टूडेंट ये सोच रहा है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए छोटा मोटा, तब हम आगे जा कर के कुछ अच्छे लेवल पे कुछ काम करें। परिवार इतना कंजेस्टेड है कि 5-7 हज़ार में गुजारा करना पड़ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट कोई काम कर रहा है, यहाँ तक कि चार्जर बेच रहा है, बुक बेच रहा है, एयरफोन बेच रहा है, फिर भी सरकार लोग देखना नहीं चाहते। अब पता नहीं का है गरीबों का हक कितने दिन तक मारेंगे? एक बात बताइए, हम लोग को कहते हैं पकौड़ा तलिए, सिंपल बात है, बीजेपी का नारा ही रहा पकौड़ा तलिए, और उनका बेटा जो है अमित शाह का बेटा BCCI का अध्यक्ष बनेंगे, हम पकौड़ा तलेंगे। ये बताइए उनको कौन अधिकार दिया? हमारा वोट से वहाँ तक गए हैं वो, हम ही को पकौड़ा तलने बोल रहे हैं, तो उसको भी रोड पे हम लोग को लाने का काम करेंगे। और क्या कर सकते हैं? उनका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और ये बिहार है, ठीक है ना, ये बिहार है, बिहार की धरती से सब कुछ शुरू हुआ है। और ये भी हुआ, हम लोग ट्वीट करके एग्जाम भी दिलवाएं, डेट भी दिलवाएं, हम लोग एग्जाम भी दिलवाएं, नौकरी भी लेंगे। और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, और कभी होने नहीं देंगे सक्सेस। ये गलत फहमी है मोदी जी कि आराम से हम लोग कर लेंगे, ये सब कभी नहीं हो सकता है, हम लोग होने नहीं देंगे। NTPC को लेकर के सर, अभी जो हम लोग का जो मेन मुद्दा है वही था कि 20 गुना यूनिक रिजल्ट दे, ग्रुप डी से CBT 2 को हटाया जाए, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और मेडिकल में चेंजिंग हुआ है ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के अनुसार, नया नोटिफिकेशन लाए हैं, तो उसको पुराने के अनुसार किया जाए। और सर सबसे मेन मुद्दा है कि जो लेट लतीफ़ा करते ना, उसको एक टाइम बाउंड में करें, और एक हमको कैलेंडर दें कि इतना दिन में हम एग्जाम लेंगे, जो भी वैकेंसी निकाले तो इतना दिन में हम फाइनल करें। और जैसे बिहार का एक आपने बताया, बिहार SSC की एक वैकेंसी 2014 से अटकी है, और कौन कौन सी वैकेंसी है बिहार की जो अभी अटकी हुई है यहाँ पे आपके? सर बिहार दरोगा भी होती है तो ऐसा ही होती है सर, लाठी डंडा चलती है, सब कुछ हाई कोर्ट हर एक मामला जाती है। कोई भी ऐसा नौकरी वैकेंसी नहीं है जो कि कोर्ट नहीं जाए, बिहार का खास करके। हमारे नीतीश कुमार जी ऐसे हैं कि क्या बताएं इनको। हम सर 2015 में इंटरमीडिएट दिए थे, 18 में हमारा ग्रेजुएशन का समय था, ये NTPC आया 2019 में, फिर भी हम ग्रेजुएशन पे नहीं डालें, क्यों? अब बताइए, एक सवाल उठती है ना, हम क्यों नहीं डालें? क्योंकि हमारा 2022 तक नहीं ग्रेजुएशन फाइनल हुआ। अच्छा, अभी तक आपका नहीं हुआ है? 2022 में हम लोग का हुआ, 3 साल का कोर्स पास में हुआ, तब हम लोग इंटरमीडिएट पे दिए हैं। हम लोग इंटरमीडिएट पे फॉर्म भरे हैं, एलिजिबल होते हुए भी हम लोग क्यों नहीं 5 साल 3 साल में क्यों नहीं हो पाता? हम लोग का एग्जाम ही नहीं होता है, 5 साल में क्लियर होता है यूनिवर्सिटी का BSc। हम लोग वहाँ तक आ गए थे, हम लोग का एग्जाम हो चुका था, कुछ का रिजल्ट दे दिया था, कुछ का रोक रखा था। हम लोग का जो भी गवर्नमेंट कॉलेज थे उसका रिजल्ट दिया था, प्राइवेट कॉलेज वाले को रोक के रखा था, तो हम लोग इंटरमीडिएट पे डाले। इंटरमीडिएट का कटअप क्या गया 96,
अब कौन सा मीडियम लड़का पढ़ने वाला 96 नंबर लाएगा, वो जनरल कंपटीशन में 96 नंबर, ये क्या बात हुई? अब बताइए, हम लोग 15-18 करके 5-5 साल में ग्रेजुएशन फाइनल करवाता है, हम लोग एलिजिबल होते हुए भी 15 में दे के 18 में ग्रेजुएशन हम लोग का फाइनल होना था, 19 का वैकेंसी में हम लोग ग्रेजुएशन नहीं डाल पाए, हम लोग इंटरमीडिएट पे फॉर्म भरे हैं और उसमें सीट हम लोग का 10,000 15,000 सीट थी और जो कि 35,000 टोटल सीट थी। अब बताइए, हम लोग का हक तो ऐसे भी छीना जा रहा है, रोंदा जा रहा है। नीतीश कुमार अंधेरी बहरी सरकार हो चुकी है, एकदम चुपचाप बैठी हुई है, कुछ सुनना ही नहीं है उसको, सिर्फ दारू, बस दारू के पीछे पड़ी हुई है। अभी तक शराबबंदी। हाँ, शराबबंदी। अभी पुलिस लगी हुई थी, अब तक आज आपको नया फरमान आया है कि शिक्षा कब करेंगे, शिक्षा कब मुंह सूंघले चलेगा सभी लोग का कि कौन कौन दारू पीता अच्छा, है। कभी पुलिस लॉज वॉज में भी आती है चेक करने यहाँ? लॉज में तो चेक करने नहीं आती, लेकिन इधर आती, लेकिन यही एनटीपीसी का बवाल में हुआ था, दारू नहीं चेक करती है वैसा। पुलिस लोग का ही काम है बिकवाना, पता है उनको कि कौन बेचता है, उनके पास क्लियरली सब कुछ पता है। तो ये सच बात है, इससे कोई मुकर नहीं सकता। बिहार में मत पूछिए सर क्या हो रहा है। चलिए, आप सब लोग कोचिंग वगैरह भी करते हैं? आप सब लोग कोचिंग वगैरह भी करते हैं या यहीं पे तैयारी कोचिंग करते हैं? अच्छा, तो कोचिंग वगैरह में जैसे अभी ये कि आरोप लग रहा है कि कोचिंग वालों ने भड़काया स्टूडेंट्स को, ये जो है ना लीडरलेस आंदोलन है और सोशल मीडिया पर कई वर्षों से ये गुस्सा जो था ना वो पनप रहा था। जैसे लेट लतीफ़ी का है 2019 में, यदि मेरा ही हो जाता ना, हम यूपीएससी का बोल लें ना, यूपीएससी का या कोई पीसीएस का तैयारी करते, वो जो है धीरे धीरे ऐसे ट्रैक पर लाया गया, हम डी ग्रुप का लेवल का जॉब भी लाने पर मुश्किल कर दिया। इसका सबसे मेन वजह है जो गुस्सा। कोई टीचर बोल देने से क्या होता है, वो बोलते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी टीचर रोड पर नहीं आया, जो आया वो सारे स्टूडेंट आए रोड पर। पहले 100 आए, इसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ जो है सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किया गया और 100 के बदला 1000 2000 जुड़ते गया और पूरा देश में ये मुद्दा चलता गया। और सबसे बड़ी बात, आप बोल रहे हैं कि सरकार बोलती है सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, हम सरकार से भी बोलना चाहते हैं ये आप ही का बच्चे हैं, इस पर लाठीचार्ज ये बर्बरतापूर्ण ना करे, जैसे इलाहाबाद में और पटना में हुआ, ये दमनकारी नीति न अपनाए। हम आपके बच्चे नहीं है क्या? युवा भी देश की संपत्ति है। हाँ। रुका हुआ था वो शिक्षक के ही वजह से रुका हुआ था। वही बोल रहे थे कि बाबू फिजिकल नहीं करना है, कोविड के वजह से आपको परेशान किया जा सकता है, उन्हीं के वजह से रुका हुआ था। लेकिन सब का बांध जब टूटता है तो फिर टूट ही जाता है। हम बता देना चाहते हैं कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहाड़ता है, और अब दहाड़ना स्टार्ट कर दिया है। मोदी जी, आपका 56 इंच का सीना हो सकता है, लेकिन दाल भात चोखा खा करके इस सीना को भी बहुत मजबूत कर लिए हैं। आपके प्रशासन के द्वारा पीतल का गोली सीना को पार नहीं कर। चलिए दाल भात चोखा की बात यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, सरकार को उनको हाँ, जली को ठीक। आग कहते हैं और हाँ। बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, जो हिला दे सरकार को उसे युवा और बिहार कहते हैं। हमारे बिहार का युवा कोई झुकने वाला नहीं है, सब कुछ हक लेगा, लड़के लेंगे। बिल्कुल। हाँ, हम एक चीज़ सरकार से ही दरकार करना चाहते हैं कि स्टूडेंट लोग एक टाइम बॉन्ड लिमिट करके आते हैं लोगों की 2 साल में 3 साल में हम कोई भी एग्जाम क्रैक करके एक सरकारी नौकरी, अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें। बट इस सरकार के जो झांसे में लोग फंस जाते हैं 2 साल 5 साल 4 साल, इसको थोड़ा सा कम करें, टाइम को रिड्यूस करें, एक बढ़िया टाइम बॉन्ड बनाकर एक बढ़िया सा एक अपना समिति जो भी गठित कर रहे हैं बढ़िया से बना के हम लोग को ज्वाइन करवा दें कम समय में, ताकि हम लोग को जो ज़िंदगी है अच्छी हो सके और टाइम उतना वेस्ट ना कर पाए हम लोग 5-6 साल। ठीक है। तो हम इस वक्त जो है आप लोगों के लॉज में नीरज के लॉज में, नालंदा लॉज नाम है इसका, नालंदा लॉज में है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है, यहीं खाना वगैरह बनता है, किताबें इधर साइड में रखी हुई हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हर स्टूडेंट के कमरे की, वो ये स्टैंड वाला टेबल भी है, स्टडी टेबल। चलिए, तो यहाँ पे आरआरबी की जो वैकेंसी जाती है उनकी तैयारी करते हैं आप लोग। और ये एक छोटा सा कमरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कमरे में 2 लोग, 3200 रुपये इसका किराया है। जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं लोग, छोटी सी कमाई है परिवार की, और उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है इन युवाओं पे खर्चा होता है परिवार का, कि वो अवसर मिल सके उनको नया, वो अपने करियर में जो है सरकारी नौकरी या जो भी बेहतर अवसर है उसको प्राप्त कर सके। लेकिन जो सरकार की तरफ से जैसे वैकेंसी जाती हैं उनमें लेट लतीफ़ी होती है, या तरह तरह की जो आपत्तियां छात्रों की ओर से दिखाई गई, अनियमितता आती है, नई पॉलिसी ला दी जाती है, बीच में लटका दी जाती है, तो उनकी वजह से जो है इन लोगों में निराशा है काफ़ी। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज है, मेरा नाम गौरव है। आप पटना से दी लल्लन टॉप को देख रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।